गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होपफुली लास्ट लेक्चर और चौथा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डील करेंगे जिनको आपको आगे थोड़ा अच्छे से समझकर पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ढाल की तुलना। ढाल की तुलना यानी कि कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ ग्रेडियंट और स्लोप। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ढाल की तुलना या कंपैरिजन ऑफ ग्रेडियंट और स्लोप, यानी कि हम दो ढालों की तुलना करने वाले हैं या उनका कंपैरिजन करने वाले हैं स्लोप्स का। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपके स्क्रीन पर कुछ डेटा लिख रखा हुआ है ना, और एक कार्तीय तल बनाया हुआ है, एक एक्स वाई प्लेन बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, तो डेटा मैं आपको समझा दूं पहले क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दो डेटा है अपने पास। एक है घोड़ा गाड़ी से चलने वाली दूरी और एक है साइकिल से चलने वाली दूरी। ठीक है, तो हमारे पास दो स्थिति है। पहली स्थिति में घोड़े गाड़ी से कुछ समय में कुछ दूरी तय की जा रही है और दूसरी स्थिति में साइकिल से कुछ समय में कुछ दूरी तय की जा रही है। तो 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट के इंटरवल पे हमारे पास क्या है, मार्किंग्स है। ठीक है, 15 मिनट में, 60 मिनट में और 30 मिनट में कितनी कितनी दूरी तय की गई है। घोड़ा गाड़ी से 15 मिनट में 3 किलोमीटर चल पा रहे हैं, 30 मिनट में 6 किलोमीटर और 60 मिनट में 12 किलोमीटर। उसी प्रकार साइकिल से 15 मिनट में 4 किलोमीटर, 30 मिनट में 8 किलोमीटर और 60 मिनट में 16 किलोमीटर। ऑल राइट, तो इतनी इतनी दूरी हम लोगों ने तय की है अलग अलग स्थिति में। तो इनके लिए एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, मैंने समय को लिया है एक्स अक्ष पे और डिस्टेंस ट्रेवल को लिया है वाई अक्ष पे, यानी कि दूरी तय की गई जो है उसको मैंने वाई अक्ष पे प्लॉट किया है और जो समय ले रहा हूँ मैं उसको मैंने एक्स अक्ष पे प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए प्लॉट कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले क्या है, 30 मिनट की दूरी ले लेते हैं। 30 मिनट में, 30 मिनट की समय पे घोड़ा गाड़ी से कितना किलोमीटर चल पा रहे हैं, 6। तो 30 मिनट के समय में घोड़ा गाड़ी से कितना चल पा रहे हैं, 6। तो मैंने यहाँ पॉइंट मार्क कर रखा है 6। तो 30 मिनट में घोड़े गाड़ी से चली गई दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर की। ये हो गया पॉइंट। और वैसे ही 60 मिनट में घोड़े गाड़ी से चली गई दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। तो 30 मिनट में 6 और 60 मिनट में कितना, 12। तो ये जो रेखा बनेगी, ये जो लाइन बनेगा, ये क्या कहलाएगा, ये किसके लिए, ये किसका इंटरवल है, ये किसका अंतराल है, घोड़े गाड़ी से चली गई दूरी का अंतराल है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नाम दे देते हैं, इसको नाम मैंने दिया सी, उसका नाम दिया है डी। ठीक है, ऑल राइट। उसी प्रकार से साइकिल से जो दूरी मैं चल रहा था, 30 मिनट में मैं कितना चल रहा हूँ, 8 किलोमीटर। तो मैंने मार्किंग की हुई है 30 मिनट में 8 किलोमीटर। और वैसे ही 60 मिनट में कितना चला हुआ है, देख लो, 60 मिनट में 16 किलोमीटर। तो 8 से लेके 16, इसको भी मार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऑल राइट। एक पॉइंट मैंने रहने दिया, उसको आप प्लॉट करेंगे तो वो भी ऐसे ही मिलेगा, पीछे तरफ मिल जाएगा। ऑल राइट, ठीक। तो जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों को आप देखेंगे, ये कहाँ से होकर गुजर रही है, केंद्र से। ठीक है, ये दोनों कहाँ से होकर गुजर रहे हैं, केंद्र से। इस प्रकार से जब आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो चलिए कुछ कंपैरिजन करने के लिए वही कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जो आप लोगों ने इससे पहले भी किया है। यहाँ पे इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। तो ए बी से लंबवत एक रेखा खींचेंगे जो कि एक्स एक्सिस पे गिरेगी, और वैसे ही ए से भी लंबवत एक रेखा खींचेंगे जो भी एक्स एक्सिस पे गिरेगी। और वैसे ही सी से एक लाइन खींच लेते हैं जो कि पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के। तो सी से एक लाइन खींची हम लोग पैरेलल एक्स एक्सिस के, और ए से भी वही काम करेंगे, एक लाइन खींचेंगे पैरेलल एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ए बी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एम। इस वाले बिंदु को नाम दे देते हैं एम, इस वाले बिंदु को नाम दे देते हैं एन। ठीक है, इतना आपने पहले भी किया है, बस क्या है, अलग अलग किया था, अब हम लोग एक साथ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप दो ट्राइंगल देख पा रहे होंगे। पहला ट्राइंगल है ए बी एम और दूसरा ट्राइंगल सी डी एन। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स आपके बन गए हैं, है ना, ये दो ट्राइंगल्स आपके बन गए। आई होप ये डाटा आप नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझते चलते हैं। ठीक, सबसे पहले स्लोप निकाल लो, ए बी का स्लोप। ए बी का स्लोप यानी कि ढाल, स्लोप ए बी बराबर क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट बोलूँ तो इसके क्या है, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 30 और 8। ए का कोऑर्डिनेट है 30 और 8, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 60 और 8, 60 और सॉरी 16 है, 60 और 16, 30 और 8। तो y2 कितना हो गया, 16, y1 कितना हो गया, 8,
और यहाँ पे x2 कितना हो गया 60 और माइनस में 30, ठीक है। स्लोप आ जाएगा कितना आपका 8/30 यानी कि 4/15, ठीक है। स्लोप ए बी बराबर कितना आ गया 4/15, स्लोप ए बी आपका आ जाएगा 4/15, ठीक है। इसी प्रकार से स्लोप सी डी का भी स्लोप निकाल लो, यानी कि ढाल, हिंदी में लिख देता हूँ ढाल सी डी की ढाल कितनी होगी, यहाँ भी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। आपको पता है x2 y2 क्या लेते हैं, x1 y1 क्या लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियल है, फाइनल है, डी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। डी का कोऑर्डिनेट होगा 60 और यहाँ पे 12, और सी का कोऑर्डिनेट होगा वैसे ही 30 और 6, ठीक है, 30 और 6। तो y2 कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, और यहाँ पे x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 60 माइनस 30। तो ये आ जाएगा 6/30 यानी कि 3/15, ठीक है, 3/15। नहीं दिख रहा क्या, ऑल राइट, यहीं लिख देते हैं 3/15, ठीक है। ढाल सी डी, तो सी डी की ढाल आ गई 3/15, ए बी की ढाल आ गई 4/15, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप। आप देखो 3/15 या 4/15 बड़ा कौन सा है, कौन बड़ा होगा, स्लोप ऑफ ए बी बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि अंश में क्या है 4 है, यहाँ पे अंश में क्या है 3 है, हर तो बराबर है दोनों का, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, वो ओवरऑल वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी 4/15 है, स्लोप ऑफ सी डी कितना है 3/15 है, तो 4/15 ज़्यादा होता है, ठीक है। 4/15 क्या होता है, ज़्यादा होता है। आप लोग अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। अब आगे कंपैरिजन करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी 4/15 और स्लोप ऑफ सी डी 3/15, ठीक है, ये बड़ा है ना। अभी मुझे ये बताओ स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या आया, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बी एम है ना, y2 माइनस y1। अगर आप सिर्फ y को देखेंगे तो ये y2 है, और यहाँ पे y1 जो है वो ये आएगा वैल्यू, ठीक है। तो y2 आ गया आपका 16, y1 आ गया आपका 8, है ना। तो 16 में से 8 घटा रहे तो जो दूरी आ रही है वो कौन सी आ रही है, बी एम आ रही है क्या आपका। जो अगर मैं सिर्फ ए बी की बात करूँ तो मैंने y2 माइनस y1 लिखा हुआ था, तो y2 16 है, y1 कितना है आपका, यहाँ पे y1 कितना था 8, तो ये 8 यहाँ पे भी है, ये 8 यहाँ पे भी है, तो 16 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। तो ये 8 डिस्टेंस क्या था, बी से एम तक की दूरी थी ना। ये आपका y2 माइनस y1 मतलब कितना हो गया, बी से एम तक की दूरी, और उसका आपने क्या लिया, और नीचे में क्या लिया था आपने, x2 माइनस x1। तो x2 आपका 60 है, x1 आपका 30 है, x2 माइनस x1 60 माइनस 30 मतलब a से m तक की दूरी। तो b से m और a से m ये क्या होता है, bm अपॉन am, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा आपका, bm अपॉन am मतलब आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब थीटा कौन सा है ना, थीटा कौन सा, ये एंगल देख लो। अगर आप इसको आधार ले रहे हो, ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल ये वाला बनेगा, ये एंगल देख रहे हैं सभी लोग, ये एंगल बनेगा। तो इसको क्या बोल देते हैं, θ1 बोल देते हैं हम लोग। तो ये हो गया θ1, ठीक है। अब आप देखेंगे, अगर आप देखोगे तो ए एम जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और ए बी जो है पीछे की तरफ बढ़ाया गया है। तो ये अगर θ1 बन रहा है तो ये भी क्या होगा, θ1 ही होगा ना। ये एंगल भी कितना होगा, θ1। और वैसे ही आपका सी डी एक सीधी रेखा है जो केंद्र से होकर गुजर रही है, और सी से एन क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक्स अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है कौन सा एंगल, डी सी एन, ये एंगल कितना होगा, θ2, ठीक है। ये कोण नंबर दूसरा। तो θ2 जो है वो ये वाला बनेगा, ये छोटा वाला, ये बाहर में, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है ये वाला, ये क्या आ जाएगा, θ2, ठीक। डायग्राम में क्लैरिटी नहीं है तो बुक की तरफ देखेंगे, θ2 और ये आपका θ1, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि tan θ1 क्या आया था, 4/15 आया था ना। और वैसे ही सी डी, स्लोप ऑफ सी डी मतलब ये वाला, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, tan θ2 के बराबर आ जाएगा, जैसे अभी अभी ये आया 3/15,
ठीक है। टेन थीटा टू के बराबर आ जाएगा 3/15। कैसे आ रहा है 3/15? देखो यहाँ भी y2 माइनस वाई वन क्या आ जाएगा, d से n तक की दूरी है ना। अगर स्लोप सी डी आप लेते हैं तो y2 माइनस वाई वन क्या है, 12 में से 6 जाएंगे तो ये d से n तक की दूरी आएगी, d से n तक की दूरी, और वैसे ही c से n तक की दूरी। तो d से n बटे c से n क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ b से m था am था, वैसे यहाँ पे dn आ जाएगा और cn आ जाएगा। तो लंब बटे आधार यहाँ भी हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा टेन थीटा टू। तो थीटा वन थीटा टू, साफ सी बात है, अगर थीटा वन टेन थीटा वन 4/15 बड़ा है टेन थीटा टू 3/15 से, मतलब थीटा वन बड़ा होगा थीटा टू से। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ, आपको पता है ना टेन की वैल्यूज़ क्या क्या होती है, थीटा की वैल्यूज़ अगर मैं आपको कंपैरिजन में, आपने ग्राफ याद होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में, टेबल याद होगा सॉरी, तो क्या था, टेन 0 0 होता था, 1/√3 होता था, फिर 1 होता था, फिर √3 होता था, और फिर इन्फिनिटी होता था। मतलब जैसे आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ते थे, जैसे जैसे एंगल बढ़ता था वैसे वैसे थीटा का मान क्या हो जाता था, बढ़ता जाता था। दिख रहा है क्या, थीटा का मान क्या होता था, बढ़ता जाता था। 0, 1/√3, 1, फिर √3, फिर उसके बाद √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 समथिंग, 1/1.73, 1 से छोटा ही आएगा, साफ बात है ये छोटा है। तो छोटे से बड़ा हो रहा है ना, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है। तो साफ सी बात है, अगर कोई वैल्यू छोटी से बड़ी होती है, छोटी से बड़ी होती है, तो उसका एंगल भी बड़ा होता है। तो थीटा टू जो है आपका छोटा हो जाएगा थीटा वन से, है ना, या यूँ बोलो थीटा वन जो है बड़ा होगा थीटा टू से। मतलब आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में कि ये वाला एंगल जो है आपका बी ए एम जो है वो बड़ा होगा एंगल सी डी सी एन से, ठीक है। तो ये हो गया कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्या, ओके, अब देख लेंगे। तो आपका थीटा टू जो होगा थीटा वन से छोटा होगा। तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ स्लोप, मतलब कि अगर किसी की ढाल ज़्यादा है तो उसका कोण भी ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। अगर किसी भी स्लोप की किसी भी क्लास इंटरवल की ढाल ज़्यादा है, यानी कि स्लोप ज़्यादा है, तो उसका कोण भी ज़्यादा होगा, थीटा वन भी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या। वैसे ही अगर किसी की ढाल कम है तो उसका स्लोप भी, मतलब उसका एंगल भी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलो या ढाल कोण बोलो, वो कोण क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जिसकी ढाल ज़्यादा उसका कोण ज़्यादा, जिसकी ढाल कम उसका कोण कम। कारण क्या है, ये वाला ग्राफ आपको याद होगा, टेन थीटा जो है छोटे से बड़ा होता जाता है जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता है। तो अगर कोई ढाल बड़ी है तो उसका कोण भी बड़ा होगा, ढाल छोटी है तो कोण भी छोटा होगा। ये हो गया कंपैरिजन दो ग्राफ का, ठीक है। अभी मैं मिटा देता हूँ, एक तीसरी चीज़ भी आपको दिखानी थी इसी ग्राफ में, वो भी देख लो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम का ग्राफ है। ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वाई एक्सिस पे, और ये टाइम है आपका एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो आप जानते हो, देखो स्लोप क्या था आपका, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। ध्यान दो, ये अगर y2 है, ये अगर y1 है, ठीक है, तो y2 माइनस वाई वन क्या आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है ना। y2 माइनस वाई वन क्या है, y एक्सिस पे आ रहा है। तो y एक्सिस पे क्या चीज़ दिखाया मैंने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिखाया है। तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और बटे में, मतलब तय की गई दूरी आपकी अंश में आ रही है। y2 माइनस वाई वन क्या है, y2 माइनस वाई वन कहीं भी आप देख लो, ये क्या है, तय की गई दूरी है। तो y2 माइनस वाई वन करोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही आएगा, और x2 माइनस x1 करोगे, x एक्सिस पे क्या लिया मैंने, टाइम लिया है, तो x2 माइनस x1 करोगे तो टाइम का गैप आएगा, यानी कि टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन क्या होता है भाई, स्पीड होती है। क्या होती है, स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि ये क्या होता है आपका, चाल होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, आपने पढ़ा होगा ये पहले भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, चाल होता है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि सर ये चाल और ये जो स्लोप है ये तो एक बराबर आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड और ये टाइम टेकन एक बराबर आ गया सर। इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है कौन से ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप आता है, ढाल आता है ना, वो आपको क्या दिखाता है, चाल दिखाता है, यानी कि स्पीड बताता है, ठीक है। वो क्या बताता है आपको, स्पीड बताता है। तो अगर आपको कहीं बता रहा है कि इसका स्लोप इतना है, मतलब आप बोल सकते हो इसकी स्पीड इतनी है। कौन से केस में, याद रखना हमेशा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम का ग्राफ जो प्लॉट करोगे आप, उसमें जो स्लोप मिलेगा आपको, वो स्लोप क्या दर्शाता है, स्पीड को दर्शाता है, यानी कि चाल को दर्शाता है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ स्लोप। तो आप दो स्लोप को कंपेयर करके आपस में बता सकते हो किसकी चाल ज़्यादा है, किसकी चाल कम है, ठीक है। दो स्लोप को आपस में कंपेयर करके आप काफ़ी कुछ निकाल सकते हो। आप बोल सकते हो इसका एंगल ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होगा, ठीक है। इसका झुकाव ज़्यादा होगा, इसका झुकाव कम होगा, ये कोण भी आप बता पाओगे। तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ स्लोप। समझ रहे हैं सभी लोग,
इसे क्या कहेंगे हम, कंपैरिजन ऑफ स्लोप। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, रेखा का समीकरण है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारा हेडिंग है। सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या समझ रहे हैं, रेखा का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन समझ रहे हैं। हेडिंग नोट डाउन करेंगे, मैं मिटा रहा हूं। ठीक, तो अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लगाया हुआ है। क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x+4। इसी प्रकार कोई और क्वेश्चन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है y इक्वल टू 2x+4। अब मैं आपको कहूँगा एक आलेख बनाइए, ग्राफ प्लॉट कीजिए इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं पिछली क्लास में, मतलब पिछले साल मैंने सिखाया होगा। नहीं सीखा है तो अभी आप ध्यान देंगे। मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस पे कुछ मान डाल के देखूंगा और उसके लिए वाई एक्सिस का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, एक्स अक्ष के लिए मान डालूंगा और वाई अक्ष के लिए निकालूंगा, और उसको मैं क्या करूंगा, एक्स और वाई का मान आ जाने के बाद मैं उसको ग्राफ में प्लॉट करूंगा। ठीक है, ये काम हम लोग करेंगे। तो चलिए करना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक्स एक्सिस, ये लिया है वाई एक्सिस। ठीक है, और मान लो कितने पॉइंट ले लेते हैं, 3 पॉइंट बना लेंगे। ठीक, 3 पॉइंट टोटल लेने वाले हैं। तो मान लो अगर मैं एक्स के लिए रखता हूँ 0। आपने कहा सर एक्स के लिए रख लीजिए 0 वैल्यू। अगर मैं x का मान 0 रखता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 4, यानी कि 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो प्लस 4 आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा +4। ठीक, आपने कहा सर x का मान 0 रखने पे y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, x का मान अगर 1 रख लें सर तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 और प्लस 4, तो ये आ जाएगा y का मान 6। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे ही x की वैल्यू मैं क्या रख लूँ, चलो एक -1 रख लेता हूँ। क्यों रख रहा हूँ -1, 6 के बाहर मुझे जाना नहीं है y एक्सिस में, इसलिए मैं x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, -1 रख रहा हूँ। अब ये समझ जाएंगे आप कैसे क्यों रख रहा हूँ। फिलहाल देखो x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूँ तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2, -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, +2, है ना। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं एक -1 ले लेता हूँ। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू -1 ली है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो हमारे पास अब 3 जोड़ी हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स पेयर हैं। ठीक है, यानी कि निर्देशांकों का 3 युग है। पहला युग्म क्या है, 0 4, दूसरा युग्म क्या है 1 6, और तीसरा युग्म क्या है -1 और 2। अब ये 3 पॉइंट मिल गए हैं, इन 3 पॉइंट को मैं इस ग्राफ में प्लॉट करूंगा। ठीक है, मैं इस ग्राफ में 3 पॉइंट को प्लॉट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक ग्राफ बनेगा, लाइन बनेगी। चलो देखते हैं कैसे बनेगी। तो x की वैल्यू, सॉरी ये गलत लिख दिया था क्या, ठीक, तो ये आ जाएगा 0 यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी, 4। तो x 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 4। ठीक है, नहीं दिख रहा, इससे देखो, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 4, पहला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 6, तो ये आपका आ जाएगा ऐसा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू -1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो x की वैल्यू -1 यहाँ है, ऊपर बढ़ो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पॉजिटिव में। तो अब आप देखो, जब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इन तीनों पॉइंट्स को मिला रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ तीनों कोऑर्डिनेट मैंने मिला दिए। ये क्या है, -1 2 है, ये क्या है आपका 0 4 है, और ये क्या है आपका 1 और 6 है। ठीक है, तीनों पॉइंट को मैंने ग्राफ पर प्लॉट किया, तो एक सीधी रेखा मुझे मिल रही है। आप लोग प्लॉट करेंगे तो आपको भी एक सीधी रेखा मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिए, एक लाइन क्या बन गई, एक सीधी रेखा बन रही है। तो ये ग्राफ हमको बनाना था, है ना, ये ग्राफ हमको बनाना था। सभी लोग इतना नोट डाउन करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोबारा से लगाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, एक ऐसा ग्राफ प्लॉट कीजिए या एक ऐसी रेखा खींचिए जिसका ढाल कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, यानी कि स्लोप कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, और बिंदु कौन सी बिंदु से होकर गुजरता है, 0 और 4 से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है जो कि पॉइंट 0 4 से होकर गुजर रही है, और उसकी ढाल कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 0 और 4 ये हो जाएगा क्या, ये पॉइंट से होकर गुजरेगा, 0 और 4 से होकर गुजरेगा, और उसकी ढाल कितनी होगी, 2 होगी ढाल। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक लाइन खींच ही लेता हूं। ठीक है, मान लेते हैं इसकी ढाल कितनी है, 2 है। इसका स्लोप कितना है आपका, स्लोप कितना है आपका, 2 है। ठीक, इसका स्लोप क्या है, 2 है,
और ये एक लाइन है जो कि 0 और 4 से होकर गुजर रही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप कहेंगे सर ठीक है, लाइन तो खींच ली हम लोगों ने, पता नहीं सही है कि नहीं, वो मैटर नहीं है। फिलहाल ये है कि सर ऐसा कुछ दिखाई देगा जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे ग्राफ पर, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि ढाल सर इसकी 2 है और स्लोप बिंदु कौन सी होकर गुजर रही है, 0 और 4। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब ना मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पॉइंट पी ले लेता हूँ, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वैल्यू कितनी है वो छोड़ो, बस मैंने रैंडमली कहीं पे आगे पीछे आप कहीं भी ले लो, एक पॉइंट पी ले लिया जिसका वैल्यू क्या है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या इसका ढाल आप निकाल सकते हो। अब इस लाइन का अगर मैं बोलूँ आपको ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी है ना, अभी अभी मैंने पॉइंट पी ड्रॉ किया है, तो मैं आपको बोलूँ इंटरवल ए पी है ना, या फिर अंतराल ए पी की ढाल बताइए भाई, यानी कि स्लोप बताइए। तो आप बोलोगे सर स्लोप तो बहुत आसान है, ऐसे निकाल सकते हैं, स्लोप बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो AP का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो y2 मान लो ये है, y है, y2 की जगह पे y है, और y1 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या था आपका 0 एंड 4 था, तो y1 कितना हो जाएगा 4, और बटे में x2 कितना था, वहाँ पे x है, और सॉरी x2 की जगह पे क्या है, x है, और x1 की जगह पे कितना है, कुछ नहीं सर 0 है। लेकिन आपको पता है स्लोप ऑफ एपी तो दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था किसी भी इंटरवल का स्लोप जो होता है वही होता है जो उस रेखा का स्लोप होता है। तो अगर मेरे पास इस लाइन का स्लोप 2 है, तो इस इंटरवल का स्लोप क्या होगा, इस इंटरवल का स्लोप क्या होगा, वो भी 2 ही होगा। तो स्लोप ऑफ एपी भी कितना आ जाएगा, 2। तो अब आप इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा आपका 2 बराबर y माइनस 4 अपॉन में x, ठीक है, नहीं दिख रहा क्या, 2 बराबर y माइनस 4 अपॉन में x माइनस 0 मतलब x। इसको और अगर आप सिंपल करोगे तो ये x इधर जा सकता है क्या, तो ये आ जाएगा 2x बराबर y माइनस 4, यानी कि क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, देखो y को छोड़ दो बाकी पक्षांतर, y बराबर क्या आ जाएगा 2x प्लस 4, y बराबर आ जाएगा 2x प्लस 4। ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो एग्जाम्पल लेकर बताया था वो यही वाला एग्जाम्पल था, y बराबर 2x प्लस 4 ही था। उसको हम लोगों ने प्लॉट किया था तो भी ऐसी ही कुछ रेखा बन रही थी, ठीक है, और इसको भी हम लोगों ने प्लॉट किया तो ऐसा ही कुछ बन रहा है ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको कभी भी ढाल दिया हुआ है और कोई बिंदु दिया गया है तो आप वो रेखा खींच सकते हो ग्राफ पे, ऐसे ही बिल्कुल खींच सकते हो, है ना। और उस रेखा को अगर आप समीकरण के रूप में लिखोगे, ये जो लाइन थी ना हमारी, इसको अगर आप एक समीकरण के रूप में लिखोगे तो समीकरण कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, दिख रहा है आपको। मैंने स्लोप ऑफ ए पी निकाला y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, तो वैल्यूज रख दी बस, x2 y2 और यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू, तो y माइनस 4 आ गया और x माइनस 0 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट्स थे, स्लोप और ये बिंदु दिया हुआ था, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y बराबर 2x प्लस 4, ठीक है। तो कभी भी अब आप देखो एक चीज़, कोइंसिडेंस देखो, यहाँ पे देखो स्लोप कितना दिया है, 2 दिया है, और यहाँ पे y बराबर 2x प्लस 4 में भी यहाँ पे एक 2 है, ठीक है, और यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है 0 एंड 4, तो x एक्सिस का बिंदु कितना था, 4 था, और यहाँ पे भी एक 4 दिया हुआ है, ठीक है। इससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी से लिख सकते हैं, जहाँ पे m क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, यानी कि ढाल कहलाएगा, ठीक है, m क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो y बराबर एम एक्स मतलब कि 2x, देखो 2 क्या था यहाँ पे, ढाल था ना, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या है सर, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ना, बिंदु जो भी बिंदु आपका टकरा रहा था उसमें x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो क्या है, c है, ठीक है। तो यहाँ देख लो कंपेरिजन में y बराबर एम एक्स प्लस सी को अगर मैं कंपेयर करूँ इस लाइन से, तो y बराबर 2x प्लस 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका m क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर m बराबर 2 और c बराबर 4। तो ये जो c होता है ना, ये जो c होता है आपका जो कांस्टेंट है, मतलब कोई भी एक बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो यहाँ देखो ये लाइन जब आप खींचोगे ना तो ये लाइन ऐसे ही खींचाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रेखा है y एक्सिस को एक दूरी पे काट के गुजर रही है, कहाँ पे, 4 पे काट के गुजर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो दूरी है ना, इसी को क्या कहा जाता है, y इंटरसेप्ट। इसको क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट, यानी कि y अंतः खंड, ठीक है,
इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड। जिस दूरी पे काटता है कोई लाइन, अगर किसी एक्सिस को काट के गुजर रही है तो उसको उसका इंटरसेप्ट कहा जाता है कि इतनी दूरी पे इतने अंतःखंड पे काट रही है। तो ये जो c बराबर 4 आया ना, ये क्या है आपका y इंटरसेप्ट है, ठीक है, यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है, ये y इंटरसेप्ट है आपका, मतलब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। और वैसे ही जो आपका यहाँ पे m के जगह पे आया, ये क्या होता है, ढाल होता है, ठीक है। अभी आपको अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो आप थोड़ा दोबारा देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। जितनी दूरी पे कोई रेखा काट के गुजर रही है उसको हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं, यानी कि अंतःखंड कहते हैं। तो ये है y इंटरसेप्ट आपका, जो कि वैल्यू कितने 0 और 4 दिख रहा था ना, तो ये जो 4 है आपका, ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू है, यानी कि y अंतःखंड की वैल्यू है, ठीक है। और जो आपको ढाल दिया गया होगा वो आप m के जगह पे लिखेंगे। तो अगर आपको कभी भी कोई दो बिंदु दी गई, एक बिंदु और एक ढाल दी गई है, तो आप उसको उसका लाइन का इक्वेशन पूछोगे। अगर आप उस रेखा का समीकरण मांगोगे तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से उसका रेखा का समीकरण बनाया जा सकता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाया जा सकता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे मिल गया, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर 2x प्लस 4। आता कैसे है, यहीं से आता है। स्लोप ऑफ एपी दिया गया है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, तो y माइनस 4 और अपॉन x माइनस 0, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो वीडियो अभी आगे और देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लगाया हुआ है, इसमें दिया क्या, रेखा की ढाल या प्रवणता और y अक्ष से अंतःखंड लिखिए। आपको पूछ रहा है रेखा की ढाल बताइए या प्रवणता बताइए, और y अक्ष से अंतःखंड कितना है वो बताइए। राइट द स्लोप ऑफ लाइन एंड y इंटरसेप्ट वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैंने आपके सामने कुछ दो इक्वेशन लिखे हुए हैं और इनको आपको बताना है कि इनमें ढाल क्या है और क्या ढाल क्या है, साथ में अंतःखंड क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, एक रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म एक लाइन का, ठीक है। एक लाइन को जनरल फॉर्म इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो अब आप इसको इस फॉर्मेट में बिठा कर देखो क्या हो सकता है, ये y बराबर 7x प्लस माइनस 5 ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक। अब आप कंपेयर करोगे तो y से y कंपेयर हो गया, x से x कंपेयर हो गया, m से 7, तो m की वैल्यू आ जाएगी 7 और यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। तो m की वैल्यू 7, c की वैल्यू -5। m क्या है आपका, ढाल है यानी कि स्लोप है, और c क्या है आपका, इंटरसेप्ट है यानी कि अंतःखंड है, ठीक है। समझ में आया क्या, आपका ये जो c है बराबर -5, ये आपका अंतःखंड है। यहाँ पे देख लो y बराबर एम एक्स प्लस सी यानी कि 7x माइनस 5, यानी कि m बराबर 7, c बराबर -5, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन। इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी रेखा की ढाल बता सकते हो विदाउट एनी अदर कैलकुलेशन। सिर्फ कंपैरिजन से आप बता पाओगे कि ये इसकी ढाल है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। y बराबर -x प्लस 5, ठीक है। तो इसको भी कंपेयर कर लो, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। तो y बराबर क्या है, m मतलब कि -1 इंटू एक्स प्लस सी यानी कि 5। तो m बराबर आ जाएगा -1 और c बराबर क्या आ जाएगा, +5, ठीक है। m बराबर आ गया -1, c बराबर आ गया +5, यानी कि इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड क्या है, 5 है, और ढाल का मान क्या है, -1, यानी कि नेगेटिव स्लोप है, ऋणात्मक ढाल है, ठीक है, ऋणात्मक प्रवणता है। m बराबर -1, c बराबर +5, ठीक है। तो आपको ये कंपैरिजन समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली -5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जहां पे इंटरसेप्ट कितना दिया है, अंतःखंड कितना दिया है 6, और ढाल कितनी दी गई है, -5/3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट कितना है, 6। ध्यान दो क्वेश्चन में बताया कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है ना, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, 6 है, और ढाल यानी कि स्लोप कितना दिया गया है, -5/3, ठीक है। तो नाउ अब हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप कितना दिया है, -5/3 दिया है, ठीक है। और c बराबर क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है यानी कि अंतःखंड होता है, और c बराबर कितना दिया है, 6। तो अब सिंपल है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है,
y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर क्या हो जाएगा, m की जगह पे कितना है -5/3 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है 6। इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा, y बराबर -5x/3 प्लस 6, है ना। एलसीएम लेना आता है, कुछ नहीं तो नीचे में 1 आ जाएगा। इसको कैसे कर सकते हैं, नीचे में 3 को 3 से भाग दोगे 1 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा -5x प्लस 1 को 3 को 1 से भाग दोगे तो 3 आएगा, तो 6×3 = 18। ठीक है, ओके। तो अब इसको मैं यहाँ आगे ऊपर लिख दे रहा हूँ, सभी लोग यहाँ देख लेंगे साइड में। तो ये आ गया y बराबर -5x प्लस 18/3। आप लिख सकते हो 3y बराबर -5x प्लस 18, यानी कि 3y प्लस 5x माइनस 18 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि रेखा का समीकरण। ठीक है, ये है आपका रेखा का समीकरण। ठीक, तो मैं आपको पीछे जो डेरिवेशन में समझाना चाह रहा था, यही समझाना चाह रहा था। किसी रेखा के समीकरण से आप क्या निकाल सकते हो, ढाल भी निकाल सकते हो, इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो ढाल क्या आ जाएगी, 3 को आपको दोनों तरफ डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, y को सिर्फ y से कंपेयर करना है, तो y बराबर -5/3 ये आ जाएगा स्लोप, और 3 कितना 18/3 मतलब कि 6 आ जाएगा इंटरसेप्ट। ठीक है, डायरेक्ट कंपेरिजन से आप स्लोप एंड इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, और स्लोप और इंटरसेप्ट से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 7/3 एंड लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 60। ध्यान दो, इस क्वेश्चन में स्लोप दिया है लेकिन इंटरसेप्ट डायरेक्टली नहीं बताया आपको। क्या बोल रहा है, एक बिंदु से होकर गुजर रही है। कौन से बिंदु से, 6 और 0 से होकर गुजर रही है। तो आपको बताना है कि इसका समीकरण क्या होगा, यानी कि इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, हमेशा क्या है y इंटरसेप्ट दिया होता था, इस बार y इंटरसेप्ट नहीं दिया है, इस बार x इंटरसेप्ट दिया है। कैसे बोल रहा हूँ, x को देख लो, x की वैल्यू क्या है 6 है, y की वैल्यू 0 है। मतलब जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो x की वैल्यू 6 यहाँ कहीं आ जाएगी, y की वैल्यू 0 यहीं पे आएगी। ठीक है, तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। मतलब ये इस बार लाइन ऐसे नहीं गुजरने वाली है। ठीक है, इस बार लाइन कैसे गुजरेगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक, ऐसा गुजरेगी, ऐसा मान लो। तो इससे क्या समझ में आता है आपको कि x इंटरसेप्ट आपको दिया गया है। ठीक है, x इंटरसेप्ट आपको यानी कि ये दिया गया है, x इंटरसेप्ट कितना है 6 है। ठीक, फिलहाल अगर ये नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप सवाल को बना सकते हो। मान लो ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 6 और 0। ठीक, और एक पॉइंट कहीं पे आप ले लो, मान लो ये क्या है, ये a है, तो ये b ले लो आप, b के कोऑर्डिनेट क्या है x और y हो जाएंगे। कोई दिक्कत। अब आप ढाल तो निकाल ही सकते हो ना, a से b तक की ढाल, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी यानी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, y2 तो y है, और y1 कितना है 0 है। x2 कितना है, x2 कितना है x है माइनस 6 है। लेकिन आप मुझे बताओ, स्लोप ऑफ ए बी तो दिया हुआ था ना, स्लोप ऑफ ए बी कितना है। अगर लाइन का स्लोप 7/3 है तो ए से बी का स्लोप भी कितना होगा, 7/3 ही होगा। पिछले लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने। 7/3 इक्वल्स टू y माइनस 0, मतलब y ही होता है, और अपॉन में x माइनस 6। सिंप्लीफाई कर लो, तिरक गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा x माइनस 6 बराबर y गुणा 3 आ जाएगा, 7x माइनस 42 बराबर 3y। और सिंप्लीफाई करोगे तो 7x माइनस 3y माइनस 42 बराबर 0। ठीक है, ओके। कुछ लोग पूछ सकते हैं सर इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से क्यों नहीं बना लिए डायरेक्टली। ठीक है, देखो, जब भी आप y बराबर एम एक्स प्लस सी का वैल्यू मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या है, y जो है कहाँ से चालू होगा, x की वैल्यू पे तो आश्रित है ही है, y की वैल्यू x की वैल्यू पे आश्रित है, लेकिन कब, प्लस सी के बाद। मतलब आप बोल रहे हो कि y की वैल्यू सर एक c आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सी मतलब कि एक इंटरसेप्ट आ जाएगा, उसके बाद एम एक्स प्लस सी का जो फैक्टर आएगा उसके बेस पे आप बोलोगे सर y यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कभी भी समझो यहाँ पे +4 दिया हुआ है, मान लो 2x + 4, तो आप कहोगे सर स्लोप के बेस पे 2 × x आ जाएगा आपका। x की वैल्यू आप मान लो 2 रखोगे तो 2 × 2 4 आ जाएगा। वो 4 बाद की बात है सर, लेकिन पहले ये +4 तो लेना पड़ेगा ना, ये +4 लेना पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट, यानी कि अंतःखंड कहते हैं। तो अंतःखंड आप पहले +4 लोगे और उसमें क्या जोड़ोगे,
एम एक्स की वैल्यू यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू जोड़ोगे, तो अगर यहाँ पे एक्स की जगह 2 रखते हो आप तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो सर यहाँ पे ये 4 ये और ये 4 ये मतलब टोटल 8, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा 8। तो एक्स बराबर आप कितना रखोगे 2, तो वाई बराबर कितना आएगा 8 आएगा, इस टाइप से, है ना। तो इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे एक्स का इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो आप वाई बराबर एम एक्स प्लस सी कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि ये इंटरसेप्ट किसका है, ये 6 वैल्यू किसकी है, ये y की वैल्यू नहीं है, ये x की वैल्यू है। यहाँ पे जो 6 दिया है ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लो, लेक्चर समझ में ना आया हो तो दोबारा देख लेंगे, है ना। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉरी आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी आपको दिक्कत या डाउट हो मुझे बताएंगे। प्रश्नावली 3 खत्म हो गया है, आप सभी इसका नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। नोट्स मेरे द्वारा आपको कल दिए जाएंगे, उससे पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।